सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस के चैप्टर 9 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 12 है। तो इस चैप्टर की 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। 9.5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं ये अब हम पढ़ते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटी हमने की वहाँ पर हमने मेटल वायर्स का यूज़ किया सर्किट को बनाने के लिए। अब मान लो अगर हम कॉटन थ्रेड का यूज़ करते मेटल वायर के बजाय, उससे सर्किट बनाते, यानी हमारा सेल है, ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है, ये इस तरह से हमारा बल्ब है, तो इसको वायर से ना कनेक्ट करते बल्कि कॉटन थ्रेड, कॉटन का धागा ले लेते और यहाँ से ऐसे जोड़ लेते हैं और इधर से ये आगे ऐसे जोड़ लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो बल्ब है वो जलता इस तरह के सर्किट में? यानी पाथ तो हमने बना दिया, लेकिन क्या इसको हम सर्किट कह सकते हैं? क्या इसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है? क्या बल्ब जल सकता है? तो अगर आप ट्राई करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा, उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ कि मेटल के वायर के थ्रू तो करंट पास हो गया लेकिन कॉटन की थ्रेड के थ्रू नहीं हो रहा है? तो यहाँ से एक दिमाग में बत्ती जलेगी कि शायद कुछ मटेरियल का लफड़ा है, कि अगर हमको करंट को फ्लो कराना है तो हमें कुछ खास तरीके के मटेरियल ही चाहिए कि उन्हीं में करंट फ्लो होगा, उसके अलावा अगर लोगों तो नहीं फ्लो होगा। तो अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि कौन से मटेरियल का यूज़ करें इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए ताकि जो करंट है वो उसके थ्रू पास हो सके। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए आपको एक्टिविटी कर लेनी है, एक्टिविटी 5। तो चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। तो इस स्विच को हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है, जो स्क्रू और सेफ्टी पिन हमने लगाई थी वो हटा ली है। अब ये दोनों जो वायर है इसको आपस में हम टच कराएंगे। तो देखो ये सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब हमारा जल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट टच नहीं कराएंगे बल्कि इसको थोड़ा दूर रखेंगे और अलग अलग चीजें इसके बीच में रख के ये चेक करेंगे कि क्या जो भी चीजें हम यहाँ पर रख रहे हैं उसके थ्रू करंट पास हो रहा है कि नहीं। अगर बल्ब जलेगा इसका मतलब यहाँ जो चीज हमने रखी है उसके थ्रू करंट पास हो रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्ट तो कनेक्ट है नहीं। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा जो भी चीज़ यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वो किस मटेरियल की बनी है और क्या वो मटेरियल अपने थ्रू करंट को पास होने देता है कि नहीं। सबसे पहले हम की यूज़ कर लेते हैं। की आपकी कैसे होती है? मेटल की बनी होती है। तो की को इसके बीच में हम रखते हैं इस तरह से कि इसके बीच में एक ब्रिज का काम कर दे, इसको कनेक्ट कर दे। तो ये हमने रख दिया, देख सकते हो बल्ब जल रहा है। इसका मतलब करंट यहाँ से फ्लो होते हुए इस की के थ्रू पास होते हुए और ये रेड वाले वायर पे पहुंच के और ये सर्किट कंप्लीट कर दे रहा है, यानी करंट इस की से पास हो रहा है। दूसरा मटेरियल हमारा है इरेजर। अब इरेजर को रखते हैं, बल्ब नहीं जल रहा, इसका मतलब करंट इस इरेजर से पास होकर नहीं जा रहा। अगर पास होकर जाता तो उस ब्लैक वाले वायर से इरेजर में जाता, इरेजर से रेड वाले वायर में चला जाता। ये इरेजर हमारा रबर का बना होता है, यानी रबर ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू करंट पास नहीं होता। अब स्केल यूज कर लेते हैं। तो चलिए हम ऐसे रख देते हैं, बल्ब नहीं जला यानी करंट इसके थ्रू पास नहीं हो रहा है। स्केल हमारी प्लास्टिक की बनी होती है, यानी प्लास्टिक के थ्रू भी करंट पास नहीं हो पाता। मैच स्टिक ले लेते हैं और ये हमने इस तरह से देखो रख लिया। बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब मैच स्टिक से भी करंट पास नहीं हो रहा। मैच स्टिक हमारी वुड की बनी होती है, यानी लकड़ी के थ्रू भी करंट पास नहीं होगा। ग्लास बैंगल ले लेते हैं, कांच की चूड़ी ले लेते हैं। तो कांच की चूड़ी को इस तरह से रख दें कि दोनों हिस्सा है इसका दोनों वायर को टच रहे, एक साइड ब्लैक वाले से एक साइड रेड वाले से। तो यहाँ देख सकते हो बल्ब नहीं जला, यानी बैंगल के थ्रू भी करंट पास नहीं होगा। और बैंगल हमारी ग्लास की बनी होती है, यानी ग्लास के थ्रू करंट पास नहीं हो सकता। फिर हम आयरन नेल ले लेते हैं, लोहे की कील ले लेते हैं और इसको चेक करते हैं। तो ये हमने रखा, देखो बल्ब जल गया। इसका मतलब आयरन नेल जो हमारी लोहे की कील है उसके थ्रू करंट पास हो सकता है, तभी तो वो इस ब्लैक वायर से होके और यहाँ से ये आयरन नेल से होते हुए सर्किट को कंप्लीट कर दे रहा है। यानी आपका जो आयरन है यानी लोहा है वो क्या है? एक मेटल है, तो मेटल के थ्रू भी करंट पास होता है। ये की वाले में भी हमने देख लिया था। तो इस टेबल के अंदर जो चीज़ें पूछी थी उसका हमने करके देख लिया। की को जो हमने लगाया तो बल्ब ग्लो हो रहा था, यस हमने लिख दिया। की किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है। इरेजर रबर का बना होता है, इसके अंदर से बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। स्केल प्लास्टिक की बनी होती है, इसमें भी हमने देखा था कि बल्ब ग्लो नहीं हुआ। मैच स्टिक की बात कर लें तो ये लकड़ी की बनी होती है, इसमें से भी करंट फ्लो नहीं हुआ। ग्लास बैंगल जो होती है, कांच की चूड़ी जो होती है, वो ग्लास की बनी होती है और इससे भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ। जो आयरन नेल है, लोहे की कील है, वो मेटल की बनी होती है और यस यहाँ पर करंट फ्लो हुआ और बल्ब जल रहा था। तो यहाँ और भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और भी सैंपल्स दिए हुए हैं, तो जो बच गया उसको भी हम लिख लेते हैं अपने टेबल में और फिर उसका भी देख लेंगे। तो ये और भी जो सैंपल थे वो मैंने टेबल में लगा लिया। अब चलिए एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। जो कॉइन्स है वो मेटल का बना होता है, इसका मतलब बल्ब ग्लो होगा, यस। जो कॉर्क होता है वो भी पेड़ से ही मिलता है, लकड़ी भी आप कह सकते हो, वैसे बार्क से मिलता है, जो छाल होती है उससे बनता है, सिंपल आप वुड लिख देना। तो इसके से बल्ब नहीं जलेगा। वुडन जो ब्लॉक होता है भाई वुड का बना होता है, इसमें भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। जो पिन्स है वो मेटल की बनी होती है, यस बल्ब ग्लो होगा। एल्युमिनियम फॉइल ये मेटल की होती है, इसीलिए जो बल्ब है वो यस ग्लो होगा। जो कैंडल है वो वैक्स की बनी होती है, मोम की बनी होती है, बल्ब ग्लो नहीं होगा। जो स्विंग निडल है ये मेटल की बनी होती है, यस बल्ब ग्लो होगा। थर्माकोल
आपका एक तरह की प्लास्टिक का बना होता है। वैसे ये पॉलीस्टायरीन का बना होता है जो कि एक तरह की प्लास्टिक है, तो सिंपल आप प्लास्टिक लिख लेना। तो थर्माकोल लगाओगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। पेपर आपका पेपर का बना होता है, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं होगा। फिर जो पेंसिल की लीड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। पेंसिल देखो दो चीज़ से मिलकर बनी होती है। एक तो उसका वुडन वाला हिस्सा होता है, लकड़ी वाला हिस्सा होता है जो आप पकड़ते हो, और एक उसके अंदर जो पतली सी स्टिक टाइप का होता है ना, डार्क ग्रे कलर का, मेन जिससे आप लिखते हो, जो उसकी लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट ये नॉन मेटल है, यानी मेटल नहीं है ये, लेकिन ग्रेफाइट एक लौता नॉन मेटल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अभी तक आप देखते आ रहे हो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो सारे मेटल है, और जो आपके नॉन मेटल है उस केस में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही। यही एक लौता नॉन मेटल है, यानी जो ग्रेफाइट है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट फ्लो होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। पेंसिल लीड के थ्रू करंट फ्लो होगा और इस केस में बल्ब जलेगा, यस। और ये ग्रेफाइट का बना होता है जो कि एक नॉन मेटल है। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो कि मैं इसको हटा देता हूँ। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा था जब जो फ्री एंड है वायर का वो कांटेक्ट में था कुछ मटेरियल के, जो कि हमने टेस्ट किया। यानी कुछ मटेरियल ऐसे थे जब उनके कांटेक्ट में आ रहा था तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये ऐसे मटेरियल है जो कि अलाउ नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट उनके थ्रू पास हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू फ्लो नहीं करे। वहीं कुछ मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं कि उनके थ्रू पास हो। और ये कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहे हैं? भाई बल्ब ग्लो हो रहा है तो पता चल जाएगा इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है, और बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका मतलब इसके थ्रू फ्लो नहीं हुआ है। तो वो मटेरियल जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कि उनके थ्रू पास हो सके, उनको हम क्या कहते हैं यार? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बस का कंडक्टर होता है ना, बस के साथ चलता है, इसलिए वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, यानी उन मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। या पूरा हम कह सकते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। वही जो इंसुलेटर्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते कि इलेक्ट्रिक करंट उनके थ्रू पास हो। अब टेबल की मदद से नेम द मटेरियल दैट आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो विच आर इंसुलेटर। तो अब कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, ये आप बता सकते हो। याद रखना आपको मटेरियल का नाम लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना। किस मटेरियल से बने हैं, वुड से, प्लास्टिक से, मेटल से, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो कंडक्टर में क्या आएगा? देखो मेटल आप लिख सकते हो, लेकिन मेटल बहुत सारे ऑब्जेक्ट मेटल के होते हैं। देखो यहाँ पर आयरन नेल लिखा हुआ है, यानी लोहे की जो कील होती है, तो लोहा क्या है? मेटल है, और बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर में आप लिख सकते हो आयरन। फिर एल्युमिनियम फॉयल हमने देखा था जो कि एल्युमिनियम की बनी थी, वहाँ भी बल्ब जल रहा था, तो आप लिख सकते हो एल्युमिनियम। वही जो पेंसिल लीड थी वो किसकी बनी थी? ग्रेफाइट की, वहाँ भी बल्ब जल रहा था। तो ये कंडक्टर के 3 एग्जाम्पल हो गए। इंसुलेटर की बात कर लें, यानी यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा, बल्ब नहीं जल रहा, तो प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, इसके अलावा आपका वुड हो गया, वैक्स हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। कंडक्टर में भी और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे की वगैरह जो आपकी बनी होती है ना, स्टील की जनरली बनी होती है, तो यहाँ पर कंडक्टर में एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो स्टील का। तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हो, क्या नतीजा निकालते हो कि कौन से मटेरियल कंडक्टर है, कौन से इंसुलेटर है? तो ये हमने लिख दिया। अब याद करो वो ऑब्जेक्ट जो कि आपने ग्रुप किया था हैविंग लस्टर, यानी जिनके अंदर चमक होती है। चैप्टर 2 के अंदर आपने ऐसे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाई थी कि नहीं? क्या वो कंडक्टर्स हैं? तो वहाँ हमने देखा था जो आपका आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम, गोल्ड, इनके अंदर क्या होता है? लस्टर होता है, चमक होती है, और ये सभी कंडक्टर होते हैं। अब ऐसा नहीं कि जिसके अंदर भी चमक हो वो सारे ही कंडक्टर हों। जैसे डायमंड है, डायमंड के अंदर बहुत चमक होती है, लेकिन डायमंड कंडक्टर नहीं होता। तो यहाँ से हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ज़्यादातर वो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर लस्टर होता है, चमक होती है, वो कंडक्टर्स होते हैं, सारे ही नहीं। अब ये चीज़ आपके लिए आसान होगी समझना कि क्यों कॉपर, एल्युमिनियम या और भी जो मेटल्स है उनका यूज़ किया जाता है वायर्स बनाने के लिए। भाई तार बनाने के लिए किन मटेरियल का यूज़ करोगे? जो कंडक्टर हो। तो ये जो कॉपर, एल्युमिनियम या और भी जो मेटल है, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचा सकते हैं, इसीलिए तो हम उनका वायर बनाते हैं। अब याद करो एक्टिविटी 4 को, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था, उसके अंदर स्विच भी लगाई थी। ठीक है, फिगर 9.9 में देख सकते हो। जब स्विच ओपन वाली पोजीशन में थी, ओपन पोजीशन का मतलब जब सर्किट ब्रेक था, जो सेफ्टी पिन है वो दोनों ड्राइंग पिन से कनेक्टेड नहीं थी। इसको मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। ओपन स्विच या सर्किट आपसे कह दिया जाए, यानी स्विच खुली है, या हम कह सकते हैं सर्किट खुला हुआ है। तो खुला का मतलब ये है कि सर्किट ब्रेक है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। तो ओपन कर्व में क्या होता था? दोनों एंड उसके दिख रहे होते थे। क्लोज कर्व में ये पूरा ऐसे बंद हुआ करता था। तो क्लोज स्विच या क्लोज सर्किट कहा जाए तो उसका मतलब
सर्किट कंप्लीट है, उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है और करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे कि जब स्विच ओपन वाली पोजीशन में थी यानी सर्किट ब्रेक था, उस केस में क्या दोनों जो ड्राइंग पिन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी थर्माकोल शीट से? कहने का मतलब ये है कि इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, ये स्विच ऑफ वाली पोजीशन है क्योंकि सेफ्टी पिन दूसरे वाले स्क्रू से कनेक्टेड नहीं है, या ड्राइंग पिन जो भी आपने लिया हो, तो स्विच ऑफ वाली पोजीशन है। या हम कह सकते हैं कि स्विच ओपन है, सर्किट ओपन है, खुला हुआ है, सर्किट ब्रेक है, कई नाम से हम कह सकते हैं इसको। तो उस केस में भी आप देखो कि दोनों जो हमारे स्क्रू हैं या ड्राइंग पिन है वो थर्माकोल में लगी है, तो इन दोनों के बीच में थर्माकोल तो है कि वायर से करंट आता स्क्रू से, फिर ये थर्माकोल में जाता, थर्माकोल तो जुड़ा हुआ है ना यहाँ से, थर्माकोल से होते हुए दूसरे स्क्रू में चला जाता, तो रास्ता तो है करंट के आने का, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा। इसका मतलब करंट थर्माकोल में फ्लो नहीं हो पा रहा है, वरना दोनों स्क्रू थर्माकोल से तो जुड़े हुए हैं। तो इससे बात ये समझ में आई कि जो थर्माकोल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, अगर करता होता तो यहाँ से निकल के इससे होते हुए यहाँ पहुंच जाता। अच्छा, थर्माकोल को छोड़ो, इनके बीच में एयर तो रही होगी ना भाई, हवा तो हमारे आसपास हर जगह है, दोनों स्क्रू के बीच में भी एयर रही होगी, तो करंट ऐसे हवा में होते हुए उड़ते हुए यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बल्ब नहीं जल रहा, यानी करंट हवा में फ्लो होते हुए दूसरे स्क्रू तक नहीं पहुंचा। तो यहाँ से एक और बात समझ में आई कि जो एयर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, अगर कर रहा होता ना तो हम में से कोई जिंदा ना होता, पता लगा वायर से उड़ते हुआ आया, करंट हम लोग को उड़ाते हुए चला जाता। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि दोनों जो ड्राइंग पिन है वो थर्माकोल से कनेक्ट है, हाँ बिल्कुल कनेक्ट है, लेकिन जो थर्माकोल है वो हमको यहाँ से ये पता चला कि वो इंसुलेटर है, इनके गैप के बीच में एयर भी होती है। अब बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है जबकि एयर है उस गैप के बीच में, दोनों ड्राइंग पिन के बीच में, इसका मतलब ये कि एयर भी क्या है, इंसुलेटर है। अब यहाँ से आप कहोगे कि हमारे काम की चीज़ तो कंडक्टर है, भाई जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसी की तो हमको ज़रूरत है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही ना करे उसका इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में क्या काम? तो ऐसा नहीं है, जो कंडक्टर और इंसुलेटर है ये बराबर के ही इंपॉर्टेंट है। जो आपकी स्विच होती है, इलेक्ट्रिक प्लग होता है, सॉकेट होता है, ये सब कंडक्टर से बना होता है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका रबर और प्लास्टिक होता है जो कि यूज किया जाता है कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग टॉप, स्विचेस एंड अदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हिच पीपल माइट टच। तो जैसे मैंने आपको वायर दिखाया था उसके ऊपर ब्लैक या रेड या और भी दूसरे कलर के जो कवरिंग होती है वो इंसुलेटर की जाती है, ताकि जब उसको आप पकड़ो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, बिजली का झटका ना लगे। जैसे आपके घर में भी वायर होगा तो जो मेन मेटल वाला हिस्सा है वो अंदर होता है, ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग होती है ताकि अंदर अंदर अपना करंट फ्लो हो जाए। वो प्लास्टिक की कवरिंग अगर मान लो आप उसको पकड़ लेते हो, क्योंकि वो जो प्लास्टिक है वो आपका इंसुलेटर है, उसके थ्रू करंट पास नहीं हो सकता, अगर पास होता तो आपको शॉक लग जाता, बिजली का झटका लग जाता। तो इस तरह से हम प्रोटेक्ट भी रहते हैं इस इंसुलेटर की वजह से। तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, आप देखोगे उसके ऊपर प्लास्टिक की या रबर की कवरिंग की जाती है ताकि अगर गलती से उसको छू लिया जाए या वैसे ही यूज करते टाइम छुआ जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, बिजली का झटका ना लगे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, करंट को फ्लो कराना है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना है तो कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी हमको, और उससे हम बचे रहें या और भी जो चीजें हैं वो बची रहें उसके लिए इंसुलेटर की भी जरूरत है। यहाँ एक क्वेश्चन आपको दिया है, आपकी जो बॉडी है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी आपकी बॉडी के थ्रू करंट एक जगह से दूसरी जगह पास हो सकता है, इसीलिए आपको बहुत सावधान रहना है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हैंडल करते समय। तो ये पूरी कहानी थी इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट की। तो यहाँ अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आपको टेबल एक्सरसाइज के सोल्यूशन या नोट्स चाहिए तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, वहाँ मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।